तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो से हम अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस ऑफिशियली चालू कर रहे हैं एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट 1 जिसका नाम है भैया क्वांटम फिजिक्स। अब ये जो क्वांटम फिजिक्स है इसके अंदर आपको मेनली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है। अब आज के इस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा टू क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे प्लैंक्स हाइपोथेसिस हो गई, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हो गई। तो एग्जैक्टली कैसे, कहां से ये क्वांटम फिजिक्स आया, कहां से ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस आई, कहां से ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, प्लैंक ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जो है फोटॉन्स कि भैया लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, ये कहां से आई, इन सभी चीजों के बारे में आज एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। अब इससे होगा क्या कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि भैया व्हाट इज प्लैंक्स हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, उसकी डेरिवेशंस बनाइए। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना जो है इस स्टोरी से बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि सारी चीजें किस टर्म्स में, किस टाइमलाइन में हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेनली मेरा फोकस रहेगा कि प्लैंक्स हाइपोथेसिस आपको समझा दूं और प्लैंक्स हाइपोथेसिस के आपको नोट्स दे दूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये स्टोरी आप जो है जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ या कह सकते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से बात कर रहे होंगे। प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से आपका ऑफिशियली इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है चालू हो रहा है एंड टुडे इज द इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिजिक्स। अब सबसे पहले मैं आपको एक कंप्लीट टाइमलाइन बताऊंगा कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत कैसे हुई, क्या आता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, क्या होती है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, क्या होती है आइंस्टाइन की थ्योरी, क्या होती है प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें जानेंगे। अगर मैं आपको बात करूं कि भैया 1800s के टाइम पे क्या होता था, 1800s के टाइम पर क्या होता था कि अगर मैं बात करूं किसी पार्टिकल की, तो पार्टिकल्स और वेव्स दोनों अलग अलग चीजें हुआ करती थी, दोनों डिस्टिंक्ट चीजें हुआ करती थी। मतलब कि पार्टिकल और वेव दोनों अलग अलग चीजें हुआ करती थी। और इस टाइमलाइन तक लाइट को वेव कंसिडर किया जाता था। क्या कंसिडर किया जाता था भैया? लाइट को वेव कंसिडर किया जाता था। अब कहते थे कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसकी एक लोकलाइज पोजीशन होगी। मतलब भैया जैसे ये है, ये मान लीजिए एक पार्टिकल है तो इसकी एक कोई पोजीशन है, और जो वेव है वो कंटिन्यूअस इन नेचर होंगे। ऐसी चीजें जो है 1800 के टाइम पे मानी जाती थी और लाइट को उतने टाइम पे वेव कंसिडर किया जाता था। लेकिन जैसे ही 1800s के टाइम पर, 1880s के टाइम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो इसने क्या किया, लाइट के वेव नेचर को अपोज करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया भैया? अपोज करना चालू कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता था कि यहां पर भैया लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो सामने आने लगा। लाइट का पार्टिकल नेचर सामने आने लगा कि भैया लाइट के अंदर कुछ तो ऐसे कण हैं, कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो टकरा रहे हैं और उससे भैया हिसाब किताब पूरा चल रहा है। तो 1880s से पहले लाइट को वेव नेचर की तरह देखा जाता था। लाइट का वेव नेचर प्रसिद्ध था कि लाइट जो है वेव होती है, वेव्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। लेकिन 1880s में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तब लाइट का पार्टिकल नेचर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ। मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते थे भैया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स वगैरह बनना चालू हो गए, ठीक है। तो ये एक फ्लो था कि 1800s के टाइम पर जो है वेव और पार्टिकल को अलग अलग मानते थे, लाइट को वेव मानते थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो लाइट को अब थोड़ा सा पार्टिकल के नजरिए से देखना चालू कर दिया और यहीं पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे जिसके अंदर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स वगैरह बना करते थे। अब इसके बाद 1900s के टाइम पर आए प्लैंक भैया। 1900s के टाइम पर आए प्लैंक भैया। प्लैंक ने एक ऐसी हाइपोथेसिस दी। प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने बोला, यहां लिख दूं क्या? यहां लिख दो प्लैंक ने क्या बोला। हाँ भैया, यहां लिख दो प्लैंक ने क्या बोला। प्लैंक ने बोला कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आती है। डिस्क्रीट फॉर्मेट में कैसे आती है कि भैया कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी एक जो है मैटर, कोई भी एक मैटर डिस्क्रीट फॉर्म में होगा और हर मैटर की कुछ एनर्जी होगी। इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है और हर मैटर का कुछ मास होगा।
तो प्लैंक्स ने अपनी हाइपोथेसिस में क्या कहा कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्मेट में होती है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है भैया? ये होता है कंटिन्यूअस, ये होता है कंटिन्यूअस जिसे आप 1 2 3 करके गिन नहीं सकते, लेकिन ये हो जाता है डिस्क्रीट जिसे आप 1 2 3 करके गिन सकते हैं। इन तीनों की कंबाइंड एनर्जी होगी 3E और इन तीनों का कंबाइंड मास होगा 3m। तो प्लैंक्स की हाइपोथेसिस यही थी। प्लैंक्स ने क्या कहा कि भैया एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल है। एनर्जी कुछ कुछ तो ब्लॉक्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, कुछ कुछ पैकेट्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसी पैकेट को आगे चल के लाइट में फोटोन का नाम दिया गया कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो फोटॉन्स के फॉर्म में मौजूद हैं एंड फोटॉन्स आर नथिंग बट दीज एनर्जी पैकेट्स जो कि डिस्क्रीट फॉर्मेट में अवेलेबल है। मतलब कि फोटॉन्स को आप जो है काउंट कर सकते हैं एंड फोटॉन्स आर नथिंग बट एनर्जी पैकेट इन डिस्क्रीट फॉर्म, काउंटेबल फॉर्म जिसे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लैंक्स हाइपोथेसिस आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन और सारी चीजें मैं जस्ट अभी आपको लिखवाऊंगा, तो बिल्कुल अभी नोट वोट करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई भैया आपकी प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स हाइपोथेसिस थोड़ा सा भैया हम जो है छोटा करके और यहीं पे रख देते हैं ताकि भैया आपको नोट्स में मिल जाए। अब प्लैंक ने जैसे ही ये हाइपोथेसिस निकाली तो इसी हाइपोथेसिस के बाद जन्म होता है क्वांटम फिजिक्स का। किसका भैया? क्वांटम फिजिक्स का। और क्वांटम फिजिक्स के अंदर अब एक्चुअली एटॉमिक लेवल पर चीजों पर बात होने लगी। एटॉमिक लेवल पर चीजों में रिसर्च होने लगी कि लाइट भैया एटॉमिक लेवल पे किन पार्टिकल से मिलकर के बना है, फोटोन से मिलकर के बना है, या जो आपके नॉर्मल मटेरियल्स होते हैं जैसे ये मैटर है तो इसके एटॉमिक लेवल पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इसी की स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स का जो बर्थ है, एक्चुअल बर्थ 1900s के बाद चालू हुआ जब भैया प्लैंक्स ने अपनी हाइपोथेसिस दी कि एनर्जी जो है डिस्क्रीट पैकेट्स में अवेलेबल है, डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल है, काउंटेबल फॉर्म में अवेलेबल है। और इसी के बाद जब प्लैंक्स ने भैया ये डिस्क्रीट नेचर एनर्जी का बता दिया, इसके बाद 1904 में आए आपके आइंस्टाइन भैया और इन्होंने प्रूव कर दिया, इन्होंने बता दिया कि भैया जो आपका लाइट है उसका पार्टिकल नेचर बता दिया। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर एंड लाइट पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। लाइट पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। और इन्होंने इन लाइट पार्टिकल्स में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला भी दे दिया। उसका फॉर्मूला है भैया एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू एच यहां पर है भैया प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी ये सारी चीजें पगलाओ मत, एकदम बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि भैया यह तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, भैया आप बताए जा रहे हो बस और कुछ नहीं। बस सुनो ना, अभी से सुनो, कहानी सुनो, नोट्स तो लिखवाऊंगा, ठीक है, पर परेशान मत हो, कहानी सुनो अभी, ठीक है। तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस के बाद प्लैंक्स हाइपोथेसिस को यूज करके कि एनर्जी जो है डिस्क्रीट पैकेट्स में अवेलेबल है, आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी थ्योरी दी और कहा कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर्स और लाइट के पार्टिकल को फोटॉन्स कहते हैं और इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो होती है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच है भैया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जो आपका न्यू है भैया ये है फ्रीक्वेंसी, ये है आपका भैया फ्रीक्वेंसी। क्या है भैया? ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब क्या यहां पर लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया, तो क्या भैया ये वेव वाले नेचर का क्या हुआ? इस पॉइंट पे चीजें क्लियर हो गई कि लाइट के पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है। कैसे भैया दोनों होता है? दोनों कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो लाइट का पार्टिकल है, लाइट का जो पार्टिकल है, जब ये मूव करता है, जब ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि जब ये मूव करता है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? एक वेव एसोसिएटेड हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से लाइट के पार्टिकल्स वेव नेचर भी एग्जिबिट करते हैं, वेव नेचर भी एग्जिबिट करते हैं। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद ये क्लियर हो गया कि लाइट हैज पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ। तो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है विथ विच द लाइट पार्टिकल्स द फोटॉन्स आर मूविंग। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द लाइट पार्टिकल्स आर मूविंग।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया प्लैंक ने एनर्जी डिस्क्रीट होती है ये बताया, और आइंस्टाइन ने क्या किया, ये प्रूव कर दिया कि लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। लाइट का पार्टिकल होता है फोटोन, और हर फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी रहेगी। और जो आपका न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विथ विच द पार्टिकल इज मूविंग। और ये चीज भी आपको समझ में आ गई, एक्चुअल डायग्रामेटिकली समझ में आ गई कि लाइट का जो फोटोन है वो जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाती है, ठीक है। अब इसी के बाद 1924 में आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली अपनी हाइपोथेसिस लेकर के आते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने यह कहा कि भैया अगर जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जब वो मूवमेंट में आते हैं तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो यही केस हर मैटर के साथ होता है, हर मैटर पार्टिकल के साथ होता है, चाहे वो कोई भी मैटर पार्टिकल हो। भैया इस पेन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो, चाहे मेरे अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो, हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स जब वो एक v वेलोसिटी से मूव करेगा, जब वो एक v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। तो एवरी पार्टिकल, व्हेन अ मैटर पार्टिकल इज इन मोशन, when a matter particle is in motion, a wave gets associated to it। डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस ये कहती थी कि जब एक मैटर पार्टिकल मोशन में आएगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। और डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इस वेव की कुछ वेवलेंथ होगी और इसी वेवलेंथ को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो कुल मिला के अगर एक बार और मैं आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का रिवीजन दूं तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी, कहा कि फॉर एवरी मैटर, हर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अगर वो एक वेलोसिटी से मूवमेंट करें, अगर वो एक लीनियर मोशन में आ जाएं, अगर वो एक लीनियर मोशन में आ जाएं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। वो भैया डुअलिटी एग्जिबिट करने लगेंगे। डुअलिटी एग्जिबिट करने का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल होते हुए भी खुद के साथ एक वेव एसोसिएटेड कर लेंगे और यही पार्टिकल और वेव का कॉम्बिनेशन बन जाता है भैया आपका डुअलिटी। यही भैया डुअलिटी, और इसके अंदर जो वेव है इस वेव की वेवलेंथ होगी और इस वेवलेंथ को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर भैया इस वेव को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव या कहते हैं मैटर वेव। क्या कहते हैं भैया, इस वेव को, ये जो वेव आपकी निकली इस वेव को कहते हैं डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। क्या कहते हैं भैया, मैटर वेव। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी जरूर समझ में आ गई होगी कि 1800s के टाइम पर लाइट को सिर्फ वेव माना जाता था। 1880s में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया जहां से लाइट को पार्टिकल के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1900s में प्लैंक्स आए, प्लैंक्स ने हाइपोथेसिस दी कि एनर्जी जो है डिस्क्रीट फॉर्मेट में होती है ना कि कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। यहां कंटिन्यूअस पे क्रॉस कर दिया, तो कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट फॉर्मेट में होती है, गिन सकते हैं आप उसको। फिर आता है भैया आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या किया कि भैया डुअल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर दिया कि लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ये जो पार्टिकल्स हैं उन्हें फोटॉन्स कहते हैं और फोटॉन्स की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विथ विच द पार्टिकल्स आर मूविंग, द फोटॉन्स आर मूविंग। अब क्योंकि लाइट का डुअल नेचर प्रूव हो चुका था, लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर दोनों प्रूव हो चुका था, तो 1924 में डी ब्रोगली आए हाइपोथेसिस लेके कि अगर लाइट एज अ पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। तो ऐसे ही दुनिया में जितने भी मैटर हैं, हर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो मूवमेंट में आएंगे तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी और उस वेव को हम कहेंगे डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। और इसके साथ जो वेवलेंथ आएगी, हर वेव की जो वेवलेंथ होगी उसे हम कहेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से आपको प्लैंक्स हाइपोथेसिस, आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आपको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ डुअलिटी और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है।
आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कड़ी है जो मैंने आपको समझा दी। ये टाइमलाइन अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी। नोट करिए इसको फटाक से। चलिए, तो मैं अब आपको प्लैंक्स हाइपोथेसिस बता देता हूं। भैया प्लैंक्स हाइपोथेसिस के नोट्स आप बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ को इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस क्या कहती है कि एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय मैटर कैन नॉट बी इन आर्बिट्ररी और कंटिन्यूअस अमाउंट, कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, मतलब वेव फॉर्मेट में नहीं हो सकती। दे कुड हैव ओनली डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अंदर भैया डिस्क्रीट पैकेट्स होंगे, डिस्क्रीट यूनिट्स होंगी और हर डिस्क्रीट यूनिट एच न्यू बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होगी। तो एनर्जी का जो एक पैकेट होगा वो एक पैकेट के अंदर कितनी एनर्जी होगी भैया, एच न्यू के बराबर एनर्जी होगी, ठीक है। और ये हो गया एक पैकेट। ऐसे ही एनर्जी के कितने सारे पैकेट्स हो सकते हैं, तो भैया उन n नंबर ऑफ पैकेट्स को हमने n से डिनोट कर दिया। तो फाइनल एनर्जी का जो फॉर्मूला बना वो बना भैया n h न्यू, जहां पर h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी विथ विच द पार्टिकल इज मूविंग। भैया किसी पार्टिकल की एनर्जी होगी ना, तो वो पार्टिकल किस जो है फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू, ठीक है। इसको न्यू बोलते हैं, वी नहीं है, न्यू है ये। एंड एन क्या है, एन आपका कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, क्योंकि भैया ये एनर्जी पैकेट्स की बात हो रही है तो गिनती पे गिन सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आई। दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन ईच यूनिट इज डिनोटेड बाय क्वांटा। तो भैया हर पार्टिकल में, हर एक सिंगल यूनिट में, जैसे यहां पर बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स होंगे ना, तो एक यूनिट में, एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी। एक यूनिट को हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, और एक क्वांटा में कितनी एनर्जी होती है भैया, एच न्यू, ठीक है। ऐसे ही एन नंबर ऑफ क्वांटा होते हैं, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, इस तरीके से। तो ये भैया आपके प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, इसे आप नोट करिए फटाक से। चलिए ठीक है भैया, ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ये है भैया इंस्टाग्राम मेरा, जहां पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। जो है सारी चीजें अपडेट मैं यहीं पर करता रहता हूं। फिर ये है भैया हमारा कोडिंग चैनल और ये वेबसाइट है, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी के लिंक, सभी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एब्सोल्युटली फ्री है, इवन इंजीनियरिंग फिजिक्स भी मैंने एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।